अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र टीवी पर दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। दूरबीन, जहां हम खबरों को तहक़ीक़ात की दूरबीन से साफ साफ देखते हैं, फिर आपके लिए खबरें पेश करते हैं। आज मौरख़ा 4 मई है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 रियासतों के असेंबली इंतख़ाबात नताइज के मरहले में दाखिल। इक़्तिदार की डोर फैसला कुल मोड़ पर पहुंच गई है। सियासी मुस्तक़बिल का तयन आज होगा। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए। रामपुर मॉडल को बंगाल में दोहराने और ईवीएम पर सवाल उठा दिए। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने मर्दमशुमारी 2027 में सरना मजहब के लिए अलग कोड का मुतालबा करते हुए आला क़यादत को खत लिख दिया है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलमी यौम सहाफत पर बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया। भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में गिरावट का दावा। हुकूमत ने आधार कार्ड के डिजाइन में तब्दीली की खबरों को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया। आवाम से सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर एतमाद की अपील की। ओपेक प्लस ममालिक का बड़ा फैसला। जून से यौमिया 1,88,000 बैरल तेल पैदावार बढ़ाने का ऐलान। आलमी मार्केट में इस्तेहकाम की कोशिश। इसराइल का लुबनान में बड़ा फिजाई हमला। हिजबुल्लाह से मुंसलिक 50 मकामात तबाह करने का दावा। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत की 5 अहम रियासतों मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज आज 4 मई को सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही कई हफ्तों की इंतखाबी मुहिम और सख्त मुकाबला का इख्तिताम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे पोस्ट बैलेट से शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, जबकि दोपहर तक इब्तदाई रुझानात और शाम तक हतमी नताइज मुतवक्के है। इन इंतखाबात में 800 से जायद नशिस्तों पर मुकाबला हुआ और उन्हें रियासत के साथ साथ कौमी सियासत के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये आइंदा आम इंतखाबात के सिमत तय कर सकता है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर मगरबी बंगाल में, जहां हसास अजला में बड़ी तादाद में फोर्स तैनात है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है, जहां ममता बनर्जी दोबारा इख्तिदार हासिल करना चाहती है, जबकि तमिलनाडु में एक मरहले में वोटिंग हुई जिसमें 80% से ज्यादा टर्न आउट रहा और बड़ी सियासी शख्सियत मैदान में है, जहां डीएमके दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। भारत की रियासत आसाम में 126 असेंबली नशिस्तों पर 722 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जहां वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में बीजेपी इत्तेहाद तीसरी बार हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी अपोजिशन में मुतहर्रिक है और तकरीबन 86% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, जो अवामी दिलचस्पी को जाहिर करती है। केरला में 140 नशिस्तों पर 883 उम्मीदवार मैदान में है और यहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक और फ्रंट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एनडीए के दरमियान मुकाबला है, जहां वज़ीर आला पिनराई विजयन तीसरी बार इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जबकि तकरीबन 80% वोटिंग हुई और कुछ एग्जिट पोल्स यूडीएफ को बढ़तरी दे रहे हैं। पुडुचेरी में भी इंतखाबी नताइज अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए या अपोजिशन की जीत कौमी सियासत में असर डाल सकती है, जबकि मजमूई तौर पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी को बढ़तरी मिल सकती है और तमिलनाडु में डीएमके के इत्तेहाद की वापसी का इम्कान जारी किया गया है, जबकि केरला में सख्त मुकाबला मुतवक्के है।
समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि दोनों ने मिलकर वही तरीका अपनाया जो पहले 2022 के रामपुर जिमनी इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया गया था, और ये सब एक मंसूबाबंद कोशिश थी ताकि इंतखाबी अमल को मुतासिर किया जा सके। अखिलेश यादव के मुताबिक बंगाल में मरकजी फोर्सेस और नीम फौजी दस्तों के जरिए एक मुतवाजी निज़ाम कायम किया गया, यहाँ तक कि मकामी पुलिस के साथ भी अलग इंतजाम बनाया गया, जिससे इंतखाबी माहौल को एक खास सिमत देने की कोशिश हुई। ताहम उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद उन्हें यकीन है कि मगरबी बंगाल में एक बार फिर ममता दीदी की क़यादत में हुकूमत बनेगी, और उनके अल्फाज में दीदी थी, दीदी रहेंगी, और वो लड़ेंगी और जीतेंगी भी। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने मजीद गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब स्मार्ट मीटर भी बेमानी मुमकिन है तो ईवीएम में भी हो सकती है, इसलिए टेक्नोलॉजी पर अंधा एतमाद दुरुस्त नहीं, और उस पर सवाल करना जमहूरी हक है। उन्होंने हालिया मोबाइल अलर्ट का हवाला देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते असरात की मिसाल है, लेकिन इसके जरिए लोगों में खौफ भी पैदा किया जा सकता है। अगर मोबाइल बंद होने के बावजूद अलर्ट आ रहा है तो उसके मकसद पर गौर करना चाहिए। अखिलेश यादव ने खबरदार किया है कि इंतखाबात के दौरान कुछ अनासिर गांव-गांव जाकर डीजे के जरिए माहौल खराब करने और नफरत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आवाम को मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि यह पार्टी झूठ की सन पापड़ी बनाती है, जहां एक झूठ पर दूसरा झूठ चढ़ाया जाता है, और महंगाई के मसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इंतखाबात खत्म होते ही गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर कर रही, और बीजेपी ने महंगाई को काबू करने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने मर्दमशुमारी 2027 में आदिवासी समाज के सरना मजहब को अलग मजहबी कोड देने का मुतालबा करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गवर्नर संतोष कुमार को खत लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सरना मजहब आदिवासी की अक़ीदत, रवायात और सकाफती शनाख्त की बुनियाद है, इसलिए इसे मर्दमशुमारी में अलग जुमले के तौर पर शामिल करना जरूरी है ताकि दुरुस्त पॉलिसी साजी मुमकिन हो। उन्हें याद दिलाया कि 2021 की मर्दमशुमारी मुलतवी हो गई थी, जबकि अब इस काम का दोबारा आगाज मुस्बत कदम है और रियासती हुकूमत इस अमल में मुकम्मल ताउन कर रही है। सुरन के मुताबिक आदिवासी समाज की इबादत का तरीका मुनफरिद है, जिसमें फितरत परस्ती, गांव और खानदानी देवताओं की इबादत और मखसूस त्यौहार शामिल है, जबकि 2011 की मर्दमशुमारी में अलग कोड न होने के बावजूद तकरीबन 50 लाख अफराद ने खुद को सरना मजहब से वाबस्ता बनाया दिया था। उन्होंने कहा है कि झारखंड असेंबली पहले ही इसके हक में करारदाद पास कर चुकी है और डिजिटल दौर में नया कोड शामिल करना मुमकिन है। साथ ही गवर्नर को आईनी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि अगर इस शनाख्त को शामिल नहीं किया गया तो मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी मुतासिर होगी, इसलिए मर्दमशुमारी में सरना मजहब को अलग शनाख्त दी जाए ताकि आदिवासी हुकूक और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कांग्रेस पार्टी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में आज़ाद सहाफ़त को दबाने की कोशिश जारी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के दौर में मीडिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ दिखा रहा है, जबकि सवाल करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है। खड़गे के मुताबिक 2014 के बाद भारत का आर्मी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मकाम गिरकर 157 तक पहुँच गया है, जो तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि सहाफ़त का काम हुकूमत की तारीफ नहीं बल्कि उससे सवाल करना, मगर हद का इज्जत, कौमी सलामती और दीगर कवानीन का इस्तेमाल सहाफ़ियों पर दबाव डालने के लिए हो रहा है। उनके मुताबिक 2014 से 2020 के दरमियान 135 से ज़्यादा सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 2014 से 2023 के दौरान 36 सहाफ़ी जेल भेजे गए, जबकि कुछ को रिपोर्टिंग की वजह से कत्ल भी किया गया। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के लिए आज़ाद सहाफ़त ज़रूरी है और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मीडिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम ज़रूरी है। मरकज़ी हुकूमत ने आधार कार्ड के डिज़ाइन में तब्दीली से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर चलती खबरों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अब फॉर्मेट में किसी भी किस्म की तब्दीली का न कोई फैसला हुआ है और न ही ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वजारत के मुताबिक दावा नया आधार कार्ड सिर्फ तस्वीर और QR कोड पर मुश्तमिल होगा, मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन है, जो आवाम में गैर ज़रूरी उलझन पैदा कर दें। हुकूमत ने कहा कि इस तरह की अफवाहें वक्तन
فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے، لیکن موجودہ نظام میں کسی بڑی تبدیلی کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ اس لیے شہری صرف مستند ذرائع جیسے سرکاری بیانات اور آدھار جاری رکھنے والے ادارے کی معلومات پر ہی اعتماد کرے اور غیر مصدقہ خبروں سے بچے۔ یہ وضاحت اس وقت دی گئی جب آن لائن پیلٹ فارم پر تبدیلی کی افواہیں تیزی سے پھیل رہی تھی، جبکہ آدھار کارڈ دنیا کا ایک بڑا بائیو میٹرک شناختی نظام ہے جس سے تقریباً 135 کروڑ افراد جڑے ہیں اور 17,000 کروڑ سے زائد تصدیقی لین دین ہو چکے ہیں، اور حکومت کے مطابق یہ نظام مضبوط اور مستحکم ہے اور اس میں کسی غیر ضروری تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب، روس اور اوپیک پلس کے دیگر رکن ممالک نے عالمی تیل منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 7 بڑے ممالک جون سے روزانہ 1,88,000 بیرل اضافی تیل پیدا کریں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی توانائی منڈی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اوپیک پلس کے مطابق اس اقدام کا مقصد تیل کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ کو روکنا اور عالمی معیشت کو ممکنہ نقصان سے بچانا ہے۔ یہ فیصلہ آن لائن اجلاس میں لیا گیا، اس میں الجزیرہ، عراق، قزاقستان، کویت، عمان اور روس اور سعودی عرب نے شرکت کی، جبکہ متحدہ عرب امارات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس نے حال ہی میں اوپیک سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اضافہ پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کا حصہ ہے، کیونکہ مارچ اور اپریل میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے گئے تھے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوپیک پلس مرحلہ وار طریقے سے منڈی میں توازن قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے میں پیداوار بڑھنے کا فیصلہ صارف ممالک کے لیے کچھ ریلیف اور پیدا کرنے والے ممالک کے لیے توازن برقرار رکھنے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے، جبکہ مجموعی طور پر یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ اوپیک پلس اب بھی عالمی توانائی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہفتے کے روز جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے منسلک مقامات پر متعدد حملے کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تقریباً 70 فوجی ڈھانچے اور 50 دیگر اہداف تباہ کیے ہیں، جن میں کمانڈر، سینئر اسلحہ ڈوپ اور عسکری عمارتیں شامل تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ مقامات اسرائیلی افواج کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں شہریوں اور فوجیوں کو لاحق خطرات کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ اسی دوران جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج نے 4 جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جو سرحد کے قریب پہنچ گئے تھے، ان میں سے 3 مارے گئے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ گروپ ہتھیار نہیں ڈالے گا اور دفاع کے لیے تیار ہے، جبکہ انہوں نے لبنانی حکومت کے رویے پر تنقید کی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے خبردار کیا کہ شمالی سرحد کی سیکورٹی کے سخت جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے حزب اللہ پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ یہ تمام صورتحال اس وقت سامنے آئی جب امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے 23 اپریل کو جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کیا گیا تھا، اور امریکہ نے لبنان کی حکومت کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ انڈین پریمیئر لیگ کے 46ویں میچ میں گجرات ٹائٹنز نے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی، جو اس میدان پر پنجاب کے خلاف گجرات کی پہلی جیت ہے۔ پنجاب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 163 رنز بنائے، جس کے جواب میں گجرات کی شروعات اچھی نہیں رہی اور کپتان شبھمن گل جلد آؤٹ ہو گئے۔ تاہم سائی سدرشن اور جوس بٹلر کی 53 رنز کی شاندار اننگز نے کھیل کو سنبھالا، اگرچہ بٹلر 26 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور نشانت سندھو بھی 15 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ ایک طرف وکٹیں گرتی رہی، لیکن سائی سدرشن نے ذمہ دارانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 57 رن بنا کر ٹیم کو جیت کے قریب پہنچا دیا، جو ان کی اس سیزن کی تیسری نصف سنچری تھی۔ اس کے آؤٹ ہونے کے بعد واشنگٹن سندر نے دباؤ میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 23 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ٹیم کو آخری اوور میں جیت دلائی، جبکہ اس سے قبل جیسن ہولٹن نے 4 وکٹیں لے کر پنجاب کی ٹیم کو محدود رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر ملاقات ہوگی، شکریہ۔